Very good evening to everyone. Welcome back to Tutelage Academy. चलिए, so आज संडे है, इट्स संडे इवनिंग. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने अपने वीकेंड को बहुत अच्छे से यूज किया होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ UGC NET Code 55 examination on 21st of June. One sec, I am waiting for other students to join. Then we'll start. Yes, so hello friends. Once again, a warm welcome to Tutelage Academy. Today we are going to solve December 2022 previous year question paper. This is the third session, and in the first two sessions we have already solved up to question number 50. So today we are going to start from question number 51. So jumping to question number 51 now. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. सी क्वेश्चन नंबर 51. Which of the following are the objective of Indian Labour Conference? Indian Labour Conference का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. To promote uniformity in labour legislation. Obvious. To lay down procedure for settlement of industrial dispute. Obvious है, ठीक है. ये कब स्टार्ट हुई थी? 1942 में एज अ पार्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस. और ILC को क्यों स्टैब्लिश किया गया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि ये तुरंत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था. तो कोई ऐसा मैटर जो इंडस्ट्री में ही सॉल्व हो सकता है वो इतना बड़ा ना हो कि बाद में कोई स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का मैटर बन जाए. डिस्प्यूट्स को कम से कम रखना था. टू डिटरमाइन एंड फिक्स द मिनिमम वेजेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. बिल्कुल गलत, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया हो पता चल जाएगा. दिस इट इज डन बाय गवर्नमेंट इन मिनिमम वेजेस एक्ट 1940 है, जिसमें हमको हमने काफी अच्छे से पढ़ा है कि कैसे कैसे वेजेस को फिक्स किया जाता है. टू डिस्कस ऑल मैटर्स ऑफ ऑल एंड इंपॉर्टेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज. यस, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे जब इंपॉर्टेंट मैटर्स है डिस्कस किए जाते हैं. और इसका जो 5th सेशन, इसका 8th सेशन, इसका 16th सेशन, इसका 15th सेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बोला है ये सभी पढ़ने के लिए. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. और ये सारे क्वेश्चंस जो है ये सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लास में करवाया गया है. क्लासेस को आप अगर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और नोट्स बनाएंगे, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, तो एक डिसेंट मार्क्स आपका ऐसा ही आ जाएगा. हमारी क्लासेस ऐसे ही डिजाइन ही की हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेबर कोड अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. लेबर कोड कौन कौन से मैटर हैंडल करती है हमने याद किया है क्लास में, राइट. तो प्रोप्राइटरी और लीगैलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास बाय एम्प्लॉयर अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर. स्टैंडिंग ऑर्डर के सारे मैटर लेबर कोड हैंडल करती है. और उसके बाद डिस्चार्ज और डिसमिसल, यस लेबर कोड हैंडल करेगी. रिट्रेंचमेंट नहीं करती, पर डिस्चार्ज और डिसमिसल का करती है. लीव विद वेजेस एंड हॉलीडेज, नो, ये हमारा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में आ जाता है, रिट्रेंचमेंट और ये सब कुछ. और स्ट्राइक और लॉकआउट का इलीगैलिटी, ये हमारी लेबर कोड हैंडल करती है, राइट. हमने इन सब के बारे में पढ़ा है. सेकंड शेड्यूल, राइट, सेकंड शेड्यूल के मैटर लेबर कोड हैंडल करती है एंड इट इज लाइक दैट. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लियरली ABD, राइट. आप रिलेट कर पा रहे हो? नॉट वेरी डिफिकल्ट. आई बिलीव आप सब इसका आंसर करेक्टली कर दोगे. अब क्लासेस में सारे डिस्कस किए हुए हैं. नेक्स्ट, which of the following are the 3-tier system for the settlement of grievances under model grievance procedure. तो मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर में जो 3-tier सेटलमेंट है, और जो थर्ड टियर होगा, जो 3 टियर होगा, थर्ड टियर होगा, वो कौन सा होगा? तो मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या करता है कि पहले अगर आपको अगर आप यहाँ पे अगर पूरा सारा ऑप्शन देखेंगे, द लेवल ऑफ इमीडिएट सुपरवाइजर, द डिपार्टमेंटल और फैक्ट्री हेड, और उसके बाद द बाइपार्टाइट ग्रीवेंस कमिटी और द ट्राइपार्टाइट ग्रीवेंस कमिटी. तो विच ऑफ द क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3-tier सिस्टम फॉर सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस. सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस जब हम करते हैं तो क्या क्या होता है? सबसे पहले आप क्या जाते हो? सबसे पहले आप इमीडिएट सुपरवाइजर के पास जाते हो, है ना. इमीडिएट सुपरवाइजर के पास जाते हो. उसके बाद आप HOD के पास जाते हो. 48 आवर्स के बाद आप HOD के पास जाते हो. फिर HOD के पास 3 days एंड देन यू गो टू ग्रीवेंस कमिटी. ग्रीवेंस कमिटी के पास जाते हो और ग्रीवेंस कमिटी को अपना रिपोर्ट कितने दिन में देना होता है? 7 days में देना पड़ता है, राइट. तो ग्रीवेंस कमिटी तक बात है. उसके बाद भी अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो then you go for voluntary arbitration. राइट. सो कौन कौन से
है द लेवल्स ऑफ इमीडिएट सुपरवाइजर, यस आप उसके पास जाते हो, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल या फैक्ट्री हेड के पास जाते हो, यस उसके बाद आप ग्रीवेंस कमेटी के पास जाते हो, यस ग्रीवेंस कमेटी हमारी बाइपर्टाइट है, ग्रीवेंस कमेटी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ग्रीवेंस कमेटी का हमने जो है ना वो कंपोजिशन में पढ़ा है, राइट, तो उसमें क्लियरली ये बाइपर्टाइट है, ट्राइपर्टाइट बिल्कुल भी नहीं है, है ना, ये हमें पता है, तो आंसर हमारा ABC हो जाएगा, तो पॉइंट नंबर 2 विल बी आवर आंसर ABC। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व किए हुए हैं। Next, which of the following was included as unfair labor practices in the amendment of Industrial Dispute Act 1982? Correct. Unfair labor practices as an amendment कब ऐड हुआ था, किस साल में, 1982 में, करेक्ट, ओके। उसके बाद रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर टू बार्गेन कलेक्टिवली इन गुड फेथ विद रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, तो ये भी हमने एक बार कभी डिस्कस किया था कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय क्या क्या होता है, ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर क्या क्या होता है। तो एम्प्लॉय को जानबूझ करके फैक्ट्री की चीजों को खराब नहीं करना, उसको जानबूझ करके एम्प्लॉयर के किसी सामान को नहीं बर्बाद कर देना, और एम्प्लॉयर से ठीक से बात करना। फिर एम्प्लॉयर का भी होता है कि एम्प्लॉयर को रिफ्यूज नहीं करना है कि कलेक्टिवली बार्गेन हम नहीं करेंगे, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो अच्छे से होना चाहिए इन दोनों के बीच में। फिर रिफ्यूजल बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनियन टू बार्गेन कलेक्टिवली इन गुड फेथ विद द एम्प्लॉयर, ऐसा भी नहीं कि एम्प्लॉय है और बोले कि हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी ही नहीं है, नहीं, तो अगर ये सारी चीजें क्या होती है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो जाती है। कोई भी केस हो, एम्प्लॉय को बार्गेन के लिए तैयार होना चाहिए, एम्प्लॉयर को बार्गेन के लिए तैयार होना चाहिए, तभी हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा। दोनों बातें नहीं करेंगे तो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगा, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आता है। तो वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस of worker indulging in coercive activities against certification of a bargaining representative, किसी भी तरह का coercive activity अगर होता है तो वो गलत माना जाएगा, है ना। तो ये तीनों ही हमारे unfair labor practice तो है। refusal to honor collective agreement, तो अगर collective agreement जो है अगर आप उसको नहीं मानोगे तो ये unfair labor practices नहीं है, इसके लिए फिर further punishment है, further claim किया जाएगा, अपील की जाएगी, लेकिन ये unfair labor practices में नहीं आएगा। unfair labor practices में कुछ ऐसी चीजें, कुछ कलेक्टिवली बहुत सारी चीजें होती है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में, कि एक दूसरे का, जिसमें कि मान सम्मान, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की चीजों की वैल्यू करने की बात होती है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में। और ये वाला जो चीज है ना कि कलेक्टिव एग्रीमेंट में रैटिफिकेशन होता है, दोनों पार्टी साइन करती हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हो तो वो फर्दर फिर आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, इन सब में जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे सॉरी ABC हो जाएगा, राइट। या अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन से शेड्यूल में है ना, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अगर हम देखें कौन से शेड्यूल में आते हैं, कौन सा शेड्यूल होगा, प्लीज कमेंट, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हमारे कौन से शेड्यूल में आते हैं। यस, कौन से शेड्यूल में आता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, 5th शेड्यूल, राइट, 5th शेड्यूल, ओके, यस। ऑन द इस शेड्यूल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि एम्प्लॉयर को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और वर्कमैन को भी क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, काफी सारी चीजें दी हुई है। कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस में दोनों किसी भी पार्टी को नहीं इंडल्ज होना है, और तो इसमें बहुत सारे लिस्ट है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। आप एक बार क्या करोगे, सबको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको एक गुड रीडिंग देनी है 5th शेड्यूल का, ठीक है, यस। नेक्स्ट, which of the following are related to main aspect of industrial relation? Industrial relation से related क्या क्या चीजें, promotion and development of healthy labor management relation, yes. Maintenance of industrial peace and avoidance of industrial strife, बिल्कुल सही, strife मतलब झगड़ा। मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, नहीं भाई, ये काम किसका है, सरकार का है, ये काम हमारा एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, यस, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, क्योंकि WPM भी हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन में आ रहा है, WPM हमारा इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करता है, तो हम इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हम मानते हैं, हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं मानते, तो ABD हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 56,
which of the following statement are not correct? तो ऐसे क्वेश्चन में ना नॉट पे इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि टाइम कम रहता है तो दिक्कत हो जाती है. आईएलओ ट्राइपार्टाइट है, यस आईएलओ ट्राइपार्टाइट है. इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, यस इंडिया फाउंडिंग मेंबर है. आईएलओ का 1919 में बना. आईएलओ ओनली पासेस कन्वेंशन, नो, आईएलओ पासेस कन्वेंशन प्लस रिकमेंडेशन, तो ये गलत है. ILO adopted the Declaration of Fundamental Principle at 86th session of ILC. Yes, बिल्कुल सही है ये. तो Declaration of Fundamental Principles at 86th session of ILC, Indian Labour Conference, ये सही है. ये 1998 में हुआ था और इंडिया हैज रेटिफाइड 4 फंडामेंटल कन्वेंशन टिल डेट. ये तो रॉन्ग है. तो रॉन्ग मान लीजिए इसका आंसर हमें नहीं पता है, तो जो गलत है वो तो पता है, सी और ई पक्का श्योर है. तो ऑप्शन पे देखेंगे तो अगर हमें डी पॉइंट नहीं भी पता है तो सी और ई तो पता है. सी और ई हमें इजीली आंसर मिल जाएगा कि सी और ई तो पक्का गलत है, राइट. अब जो पॉइंट नंबर डी है, ये हमारे लिए एक नया इन्फॉर्मेशन है जो कि सही है, ये हम जानते हैं, तो हम इसे अपनी डायरी में नोट कर लेंगे, क्योंकि इसी को घुमा फिरा करके दोबारा पूछा जाएगा. This is what happens in UGC NET. तो ILO adopted the Declaration of Fundamental Principle Letters 86 का सेशन कहाँ हुआ था? 1998 में हुआ था. तो ऑफ ILC. तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का मीटिंग कितनी बार होता है? साल में एक बार होता है. 1 टाइम इन अ ईयर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस मिलती है ना, जिसे हम जनरल असेंबली भी बोलते हैं, करेक्ट. इसका जो 86 सेशन था तो रफली 86 और 1919 में स्टैब्लिश हुई है. तो रफली ये, अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता है एग्जाम में मैज ऑफ फॉलोइंग आया कि 86 सेशन कब है, 1960 में है या 2010 में है या 1998 में है. तो प्लस 86 प्लस, मान लीजिए कभी 2-4 साल नहीं हो पाया कोविड वगैरह के कारण, तो 86 प्लस 1919 में कितना हो रहा है. ये सब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि एग्जाम में अगर कोई आंसर नहीं पता हो तो कैसे फाइंड आउट करना है ना. तो 2001 आ रहा है तो 3 साल नहीं हुई होगी कॉन्फ्रेंस, तो 1998 में है. तो मैच द फॉलोइंग में अगर आएगा तो फटाक से इससे मैच कर देंगे, राइट. तो इस तरह का आपको कॉमन सेंस बुद्धि भी लगानी है और ढूंढ करके जिद होनी चाहिए भाई कि नहीं, करेक्ट आंसर तो हम ढूंढ ही लेंगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. Yes, Building and Other Construction Worker Act 1996. Crutches shall be provided in every place. Crutches provide किया जाएगा. BOCW में हमने पढ़ा था कहाँ पे, जहाँ पे 50 या 50 से ज्यादा वर्कर्स होंगी. तो साथ ही साथ इसमें ये भी है कि फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6. तो क्रेचेस जनरली जब बच्चे 6 साल से छोटे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए होता है, तो उसके लिए क्रेचेस होता है जहाँ पे 50 या 50 से ज्यादा वर्कर होंगे. तो सेक्शन 35 में इसके बारे में दिया हुआ है. तो सारा नहीं पढ़ना होता. BOCW हमारा आइडेंटिकल किस एक्ट से है? फैक्ट्रीज एक्ट से है. सारा नहीं पढ़ना होता, पर जहाँ पे फर्स्ट एड, कैंटीन, ये सब की बात होगी तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मेन चीजें हैं. तो सेक्शन 35 में देखिए ये सारी चीजें दी हुई है. पॉइंट नंबर बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट. चलिए नेक्स्ट. Which of the following is or are not correct relating to Minimum Wages Act 1948? चलिए देखते हैं, इसको हमने काफी अच्छे से पढ़ा है. Minimum Wages Act 1948. The appropriate government shall कौन सा करेक्ट नहीं है? Which are not correct, ये बताना है. तो appropriate government shall fix a minimum rate of wages for the employees employed in an employment specified in Schedule 1 और Schedule 2. नहीं भाई, एक ही शेड्यूल है, और Schedule 2 क्यों हो गया? शेड्यूल 1 ही होगा, और वाला बात नहीं है कि या तो इसमें या तो इसमें, ऐसा नहीं होता. सिर्फ शेड्यूल 1 है. ओके, शेड्यूल 2 में एग्रीकल्चर आ जा रहा है, तो ये नहीं है. फिर डिफरेंट मिनिमम, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये और लिखा है. डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में भी फिक्स फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज, बिल्कुल सही है. इसी के लिए हमारे में जो है ना, नोटिफिकेशन मेथड और कमिटीज मेथड, 2 मेथड होते हैं. कमिटीज मेथड में बहुत सारी सब कमिटीज बनती है. एक एक कमिटी एक एक रीजन को रिफ्लेक्ट करती है कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज के लिए, फिर अलग अलग तरह के प्रोफेशंस के लिए, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन के लिए, अलग अलग तरह के एज ग्रुप के लिए. तो बहुत तरह की वेजेस होती है, इसलिए बहुत सारी कमिटीज होती है. और जो सेंट्रल सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है, जो सारी कमिटीज के काम को कंबाइन करता है, देखता है, समझता है और अल्टीमेटली लास्ट में रिलीज करता है कि कौन कौन से वेजेस होंगे हर क्लास के लिए. ये बिल्कुल सही है. द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल रिव्यू द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सो फिक्स्ड एट सच इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 3 years. नहीं भाई, नॉट एक्सीडिंग 5 years है. ये 5 years हमने देखा था, करेक्ट. 5 साल पे रिवाइज होगा, इसीलिए 5 साल पे रिव्यू होगा, 5 साल पे रिवाइज होगा. तो ये वाला भी हमारा गलत हो जा रहा है. The appropriate committee shall appoint committees and subcommittees to advise it in respect of fixation or revision of minimum wages. बिल्कुल सही, यही हमने डिस्कस किया था. The minimum wages payable under this act may be paid in kind. No, may
अच्छा मे बी है, यहाँ पे मे बी है, यस। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में बोला जाता है कि पैसे आप काइंड में भी पे कर सकते हो और पैसा देना है तो पैसे में भी पे कर सकते हो, याद है? और याद है ना, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा BDE। और हमने क्या पढ़ा था? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1935। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1935 में काइंड परमिटेड नहीं है, बोला ही नहीं जाता भाई काइंड में आप पैसे पे करोगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में आई, उसने बोला कि ठीक है काइंड में आप पे कर सकते हो, लेकिन अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉय की भी तरफ से, ठीक है? इसमें क्यों नहीं बोला जाता है काइंड के लिए? क्योंकि 1935 में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था वर्कर का, तो वर्कर को बुद्धू बना दिया जा सकता है, बोले उनको कुछ सामान दे दिया जाएगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे वेजेस को पे करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल लाने की व्यवस्था थी इस एक्ट में, इसीलिए वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस इन काइंड को परमिट नहीं किया गया था, राइट? बट हियर इट इज परमिटेड। तो BDE हमारा करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? A और C, है ना? चलिए, हाँ ठीक है रवि, थैंक यू। Next, question number 59. Which of the following dimension of work need to be same when performed under similar working condition for considering them as same work or work of similar nature as per Equal Remuneration Act? कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना, एक सजेशन है आप सबके लिए, क्या बस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्या कीजिए, साथ ही साथ देख लीजिए किस सेक्शन में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। I am not able to recall, I think section 2G है जिसमें ऐसा दिया हुआ है, but I will have to check कि सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर ऐसा किस सेक्शन में दिया हुआ। बट मैंने क्लास में आपको बताया है, क्लास में मैंने आपको बताया है, तो ये किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये साथ ही साथ तो जो भी क्वेश्चन आएगा इससे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है, या इस क्वेश्चन के आसपास की जो जो चीजें हैं ना, वो सारी चीजें देखिए, क्योंकि उसी से फिर वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? तो सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर जो है ना, ये स्किल में जाता है कि अगर मैन और वुमेन सेम काम कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं सिमिलर नेचर का, तो उसमें स्किल सेम होना चाहिए, एफर्ट सेम लगना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम उठानी चाहिए दोनों को। तब नॉलेज अलग हो सकता है, डिफिकल्टी भी मैटर नहीं कर रहा, यहाँ पे स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तीनों की बात होती है कि स्किल, सेम वर्क और सिमिलर नेचर में हम स्किल को कंसीडर करेंगे, एफर्ट जो लग रहा है उसको कंसीडर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप उठा पा रहे हो उसको कंसीडर करेंगे, राइट? ये दोनों नहीं आएगा, नॉलेज एंड डिफिकल्टी। ACD हो जाएगा हमारा आंसर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, which of the following is not correct with respect to fine under payment of wages act 1936? फाइन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 15 साल से कम में फाइन नहीं लगेगा और फाइन मैक्सिमम 3% होना चाहिए। लेट्स सी, नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन अंटिल ही हैज गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द फाइन। बिल्कुल सही है ना? जब तक, विच इज नॉट करेक्ट, तो दिस इज करेक्ट। जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि भाई मुझसे ये गलती क्यों हुई, कैसे हो गई। द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 5%, दिस इज रॉन्ग, 3% होगा। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन हु इज अंडर 18 years of age, दिस इज रॉन्ग, 15 years है। नेक्स्ट, नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल सही, ये मैंने क्लास में करवाया है, राइट? ये मैंने क्लास में आपको ऑलरेडी बताया था, नोट्स में मेरे एडेड थे कि फाइन्स को आप इंस्टॉलमेंट में कवर नहीं ले सकते। No fine shall be recovered from employee after the expiry of 90 days. बिल्कुल सही, all these things clearly we have solved in class. आंसर क्या हो जाएगा? B और C हमारा ये दोनों गलत है, ठीक है? 61. Which of the following are not welfare and amenities within the precinct? Within the precinct is intramural. तो कौन सा इंट्राम्यूरल नहीं है ये बताना है। दिस इज इंट्राम्यूरल, दिस इज आउटर, दिस इज not required, this is not an intramural, yes this is intramural। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज होगा कि नहीं, तो A और C तो पक्का इंट्राम्यूरल है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्स्ट्राम्यूरल है, बेनेवोलेंट फंड एक्स्ट्राम्यूरल है, और हेल्थ का क्या है क्लियर नहीं दिया हुआ है। हेल्थ के लिए आप क्या है, अगर हेल्थ चेकअप आप करवा रहे हो इनसाइड दी फैक्ट्री तो इंट्राम्यूरल हो जाएगा, और हेल्थ के बारे में कुछ क्लियर नहीं दिया हुआ ना कि आप अगर फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनसाइड द फैक्ट्री तो वो इंट्राम्यूरल हो जाएगा। और ऐसा तो मतलब पता नहीं चल रहा है इसमें कि क्या है, तो हम इसका कुछ नहीं कह सकते। तो कौन सा विद इन द प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो आपको आंसर आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो बी तो पक्का नहीं है क्योंकि डी का कुछ क्लियर नहीं है, तो बी तो पक्का नहीं है, तो बी तो हमारा आंसर होगा, एंड ओनली दिस ऑप्शन इज केटरिंग टू इट। तो बी और ई हमारा एक्स्ट्रा म्यूरल है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया था। डी का पता नहीं है, डिपेंडिंग कि क्या फैसिलिटी है। सो इसको भी यहाँ पे इंट्राम्यूरल माना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ चेकअप की बात हो रही होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, which of the following are not the indirect cost of industrial accident? कौन सा इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का? ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सा है? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? जो हो जाता है गलती से, जो हमने बजट नहीं किया हुआ होता है। तो टाइम लॉस्ट बाय वर्क बाय इंजर्ड एम्प्लॉय, बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट आप मेजर कर लेते हो। डायरेक्ट कॉस्ट के वर्कर्स को सैलरी देनी है, फलाना इक्विपमेंट्स ऑर्डर करने हैं, वाइट वॉशिंग करानी है, वेजेस पे करने हैं, डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि हो गया टाइम लॉस बाय इंजर्ड एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय कब इंजर्ड हो जाएगा कब नहीं आप कह नहीं सकते, उससे टाइम लॉस हो गया, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दिस इज इनडायरेक्ट। लॉस इन अर्निंग पावर, आप कोई वर्कर है जो कि थोड़ा एज हो गया है, उसका अर्निंग पावर कम हो गया है, तो ये उसको आप बजट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट। डैमेज टू टूल्स एंड इक्विपमेंट, अगर कोई टूल्स और इक्विपमेंट है जो कि डैमेज हो गया है, रस्ट हो गया है एंड दे आर नॉट वर्किंग, जिससे कि काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा, दैट इज इनडायरेक्ट, है ना, यू आर नॉट वर्किंग। तो पेपर वर्क और लीगल इश्यूज जो है ना, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट नहीं माना जाता है, इसको आई थिंक हिडन कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट माना जाता है, हिडन कॉस्ट माना जाता है। दीज टू आर हिडन कॉस्ट, है ना, कि दिखता नहीं है, एटलीस्ट ये सब इनडायरेक्ट है बट नजर तो आते हैं ना। टाइम लॉस बाय इंजर्ड एम्प्लॉय अगर एब्सेंट है आपको पता तो चल रहा है, लॉस इन अर्निंग पावर पता चल रहा है, डैमेज टू टूल्स एंड इक्विपमेंट आपको दिख रहा है कि हाँ टूल्स और इक्विपमेंट डैमेज हो गए हैं, बट आपने उस कॉस्ट को बजट नहीं किया, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। और पेपर वर्क और लीगल इशू जो होता है ना, ये हिडन कॉस्ट होता है, पता नहीं चलेगा इसमें कितने पैसे जा रहे हैं, है ना, पेपर वर्क और हिडन में कितने पैसे जा रहे हैं और लीगल इश्यूज में कितने पैसे जा रहे हैं, दिस आर नॉट क्लियरली विजिबल, ये सभी अनबजटेड ही होते हैं। अनबजटेड, इनडायरेक्ट और हिडन कॉस्ट, दो तरह के कॉस्ट होते हैं कि कितना हो जाएगा नहीं समझ आता, इनडायरेक्ट नजर आता, हिडन नजर नहीं आता। तो पेपर वर्क और लीगल इश्यूज आप क्लियरली नहीं पता कर सकते कब कितना पैसा चला जाएगा इसमें, ठीक है मैम। सेक्शन 2 जी रेम्यूनरेशन का डेफिनेशन 2H, यस सुभाषिता, थैंक यू, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, जी और H में डाउट हो रहा था, थैंक यू, वेरी गुड, आपने करेक्ट किया, आई एम एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू करेक्ट मी, वेरी नाइस। नेक्स्ट 63, which of the following are not the unavoidable causes of labor turnover? लेबर टर्नओवर का अनअवॉइडेबल कॉज कौन सा नहीं है, ठीक है, तो रेजिग्नेशन एंड डिसमिसल, डिससैटिस्फैक्शन with wage, salary, retirement and death, redundancy, dissatisfaction with working environment। तो कौन सा अनअवॉइडेबल कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर नहीं है? तो रेजिग्नेशन एंड डिसमिसल, ओके, ये थोड़ा सा तो रेजिग्नेशन एंड डिसमिसल जो है ना, क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हो? डिससैटिस्फैक्शन विथ वेज एंड सैलरी, रिटायरमेंट एंड डेथ को आप अवॉइड, आगे बढ़ते हैं एक एक करके आगे बढ़ते हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये तो पक्का अनअवॉइडेबल है ना। तो कौन सा अनअवॉइडेबल नहीं है हमें चूज करना है, तो सी इज अनअवॉइडेबल, ठीक है, ये तो श्योर है, सी हमारा अनअवॉइडेबल है, सी तो हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। फिर आ गया क्या, रिडंडेंसी एंड डिससैटिस्फैक्शन विथ वर्किंग एनवायरनमेंट, डिससैटिस्फैक्शन विथ वर्किंग एनवायरनमेंट ये अनअवॉइडेबल है? नहीं, वी कैन अवॉइड इट, है ना, तो ई हमारा पक्का आंसर होगा, क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन विथ वर्किंग एनवायरनमेंट इसको हटाया जा सकता है ना। रिडंडेंसी को हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, डिपेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा आंसर में सी ई श्योर होगा, सी नहीं होगा। रिडंडेंसी एक्चुअली क्लियर नहीं है, रिडंडेंसी कहाँ है, वर्कर को लेके, काम को लेकर के क्लियर होना चाहिए। रिडंडेंसी अगर काम को लेकर के है कि कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है, तो टाइम एंड वर्क टाइम स्टडीज, मोशन स्टडीज हमने देखा है कि अगर क्लियर होता है रिडंडेंसी इन सम वर्क, तो मोशन स्टडीज से हम वो सारे काम को हटा सकते हैं, टाइम एंड मोशन स्टडीज से चेक करके, बट यहाँ पे क्लियर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको पता करना मुश्किल है। रिटायरमेंट एंड डेथ हम नहीं अवॉइड कर सकते। डिससैटिस्फैक्शन विथ वेज एंड सैलरी, डिससैटिस्फैक्शन विथ वेज एंड सैलरी, इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल वर्कर से बात करेंगे कि भाई उनको अगर वेजेस या सैलरी में दिक्कत है, तो हम इसे भी क्या करेंगे, हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो बी और ई को हम डिससैटिस्फैक्शन विथ वर्किंग एनवायरनमेंट, वी कैन अवॉइड इट, डिससैटिस्फैक्शन विथ वेज एंड सैलरी, ठीक है। रेजिग्नेशन एंड डिसमिसल, कैन वी अवॉइड इट? डिसमिसल और रेजिग्नेशन क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं?
तो आंसर में अगर ए है दैट मीन्स वी कैन अवॉइड इट, बट ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड लग रहा है। आंसर में ई पक्का होगा, विच वी कैन अवॉइड विच वी कैन नॉट अवॉइड, वी हैव टू चूज दैट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर, तो पॉइंट नंबर ई वी कैन डेफिनेटली अवॉइड, विच आर नॉट द अवॉइडेबल कॉजेज, नॉट द अनअवॉइडेबल कॉजेज। तो ई तो श्योर होगा आंसर में, और ई हमारा सिर्फ पॉइंट नंबर 1 में है, तो ऐसा तो हमें आंसर मिल रहा है। बाकी सारी चीजें ना डिपेंड करती है भाई, डिपेंड करती है, कुछ क्लैरिटी नहीं, ये तो इसमें तो क्लैरिटी ही नहीं है, एंड दिस इज अनअवॉइडेबल, तो सी नहीं होगा, दिस इज अनअवॉइडेबल। और रेजिग्नेशन एंड डिसमिशल, तो रेजिग्नेशन के भी रीजन होते हैं। रेजिग्नेशन क्या हो रहा है कि अगर रेजिग्नेशन जो है ना, वो कोई बंदा अगर फ्रस्ट्रेट होकर काम से रिजाइन कर रहा है तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर किसी उसे अचानक ही किसी बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर आ गया और बेटर सैलरी में, तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आपको अगर खुद से ऑफर आ जाता है कि आ जाओ मेरी कंपनी में, वी विल प्रोवाइड यू मच बेटर सैलरी, समथिंग लाइक ऐसे, और अगर परेशान होकर के, अपने बॉस से परेशान होकर के अगर आप रिजाइन कर रहे हो, तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन को चेक करके हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, मतलब मुझे क्लियर नहीं लग रहे। डिससेटिस्फैक्शन विद वेजेस एंड सैलरी, तो दिस ऑल्सो कैन बी अवॉइडेड बाय चेकिंग द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की क्या है क्या नहीं। अगर हमारी सैलरी में अगर सही में डिस्पैरिटी है बहुत ज्यादा, तो हम बढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 थिंग इज फॉर श्योर कि ई होगा ही होगा, ई होगा ही होगा, सर्टेनली वी कैन अवॉइड, एंड सी सर्टेनली वी कैन नॉट अवॉइड। ये दोनों के लिए तो मैं श्योर हूँ, पर इन तीनों के लिए डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। द ऑप्शन शुड बी मच मोर क्लियर, बट स्टिल इन दोनों से ही हमें आंसर मिल जा रहा है कि ई तो श्योर होगा, ई बस इसमें है, और सी पक्का नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें क्लियरली 1 मिल जा रहा है। तो कभी कभी आपको ऐसे भी सोचना पड़ जा सकता है, ऐसे भी सोचना पड़ सकता है। मुझे ये तीनों में लग रहा है कि शायद थोड़ा और क्लैरिटी होती तो ठीक रहता, बट वट एवर ऑप्शंस आर गिवन, यहाँ से समझ में आ जा रहा है आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब का प्रॉपर रीजन होना चाहिए, डिसमिसल क्यों हुआ था, कौन सा डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण हुआ था, है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द बैकग्राउंड, तब क्लियरली समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, which of the following are not the effect of absenteeism on individual employee। अगर individual employee absent होता है तो कौन सा इफेक्ट नहीं है ना, कौन सा not the effect of absenteeism। तो frequent absenteeism leads to loss in earning, frequent absenteeism hampers career prospect, industries suffer loss, affects organization efficiency, affects individuals productivity। तो इफेक्ट ऑफ एब्सेंटिज्म अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म लीड्स टू लॉस इन अर्निंग, बिल्कुल सही है। अगर आपका एम्प्लॉय बार बार एब्सेंट हो रहा है तो लॉस इन अर्निंग होगा, यस होगा। तो दिस इज एन इफेक्ट, दिस इज सर्टेनली एन इफेक्ट। कौन कौन सा इफेक्ट होगा ये आपको बताना है, कौन कौन सा इफेक्ट नहीं होगा ये बताना है। तो सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म हैम्पर्स करियर प्रोस्पेक्ट, हो सकता है अगर कोई एम्प्लॉय बार बार इफेक्ट हो रहा है, बार बार एब्सेंट हो रहा है, तो आप उसको प्रमोशन के लिए रिकमेंड नहीं करोगे। आप उसके जो सर्टिफिकेट जो भी होता है उसमें अगर आप लिख दोगे कि हाँ बहुत ज्यादा एब्सेंट होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड में शो कर दोगे बहुत ज्यादा एब्सेंट होता है, तो उसका करियर प्रोस्पेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यस इफेक्ट पड़ेगा। Industries suffer loss. Industries suffer loss. Yes, maybe industry can suffer loss. बहुत ज्यादा absenteeism on individual employee कह रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में इंडिविजुअल एम्प्लॉय, तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय में इंडस्ट्री सफर लॉस तो क्लियरली नहीं पता चल रहा है, इंडस्ट्री का बात हो रहा है, ठीक है। अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी अफेक्ट्स इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, यस दिस इज सर्टेनली एन इफेक्ट। इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी घट जाती है अगर वो एब्सेंट होता है, तो बिल्कुल सही है ना। हम यहाँ और यस नॉट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आप में लिखते जाइए कौन सा यस होगा कौन सा नो होगा, आप लिखते जाइए और लास्ट में देखिए किसमें नो है, फिर ऑप्शन को मैच कीजिए। तो इफेक्ट ऑफ एब्सेंटिज्म ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यस इसका इफेक्ट होगा। अफेक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, हाँ इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। अब फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म हैम्पर्स कैरियर प्रोस्पेक्ट, यस पड़ेगा।
फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म लीड्स टू लॉस इन अर्निंग, यस इफेक्ट पड़ेगा, अगर वेजेस पे है तो पक्का इफेक्ट पड़ेगा, है ना। फिर इंडस्ट्री सफर लॉस, यहाँ पे एब्सेंटिज्म और इंडिविजुअल एम्प्लॉय बोल रहा है, ए डी और ई तो हमारा आंसर नहीं है, तो ए, हाँ ए बी और ई, तो सी और डी हमारा आ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन की बात होने लग गई और ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है, जब भी नॉट का है ना तो यस नो आप खुद सारे ऑप्शंस में कीजिए, तो सारे ऑप्शन में आप यस नो लिखिएगा तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कौन सा नो होना चाहिए, कौन सा यस होना चाहिए। इंडिविजुअल पे ये दोनों यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं होती है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कॉजेज ऑफ लेबर, इकोनॉमिक कॉज ऑफ लेबर माइग्रेशन, एक एक करके देखते हैं। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इज इट द कॉज ऑफ लेबर माइग्रेशन? यस, अगर आपको अभी आप मान लीजिए भोपाल में है या फिर आप रायपुर में है, वहां पे 10 के पर मंथ कमा रहे हो, आपको पता चलेगा बैंगलोर में 50 के पर मंथ आपको मिल जाएगा, तो यू विल माइग्रेट। तो यस इट इज एन इकोनॉमिक कॉज। हायर वेजेस, अभी मैंने आपको बताया, यस इट इज एन हायर कॉज। या फिर बैंगलोर में आपको बोला जाए कि भाई आ जाओ, आपको जनरल मैनेजर बना जाएगा, अब यहाँ पर आप सिंपल असिस्टेंट मैनेजर, आप जाओगे, बिल्कुल जाओगे। तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक कॉज है, हायर वेज भी है, अट्रैक्शन ऑफ बेटर फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल इसीलिए हम लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये इकोनॉमिक कॉज मतलब जो भी चीज हम पैसे से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट पैसा भी नहीं, जो भी चीज हमें बाद में भी फ्यूचर में पैसा देगा, तो बेटर फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैरिज इज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज, मैरिज इज अ सोशल कॉज, मैरिज इज अ सोशल कॉज। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी सोशल कॉज हो जाएगा। तो नो हमारा ये है, यस वाला ये है, तो नो वाला पूछा जा रहा है, तो डी और ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, मैंने क्लास में एक बार डिफरेंस करवाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, आई थिंक यूनिट 2 में। एफिशिएंसी इज द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हाँ बिल्कुल ठीक है। इफेक्टिवनेस इज द अचीवमेंट ऑफ एंड्स विद द लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही, दोनों बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब वर्कर कितना इफेक्टिव रहा है ना, तो वर्कर जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज किए, कितना ज्यादा कोई गुड्स तैयार किया है, तो वो उसका इफेक्टिवनेस हो जाएगा, है ना। और ओवरऑल जब हम देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे, आज के दिन में मान लीजिए आज टुडे ऑन 11th ऑफ जून कोई वर्कर है जो इलेक्ट्रिसिटी का, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कुछ चीजें प्रोड्यूस हो रही है, तो वर्कर मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी से कितना मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस कर पाया, ये उसकी इफेक्टिवनेस है। लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बोलेंगे भाई आप इसका पर यूनिट उसकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है, पर यूनिट वर्कर की इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है। और लास्ट में जब बैलेंस स्कोर कार्ड में देखेंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड बनाएंगे, या फिर इन अ मंथ अगर हम देखेंगे तो इन अ मंथ हम बोलेंगे कि ये जो वर्कर है सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहा है ना। जो भी जो वर्कर बहुत अच्छा काम करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इज अ वेरी 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 एफिशिएंट वर्कर। तो एफिशिएंसी लास्ट के लिए यूज की जाती है, जैसे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में जो नजर आए। तो एफिशिएंसी इज द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इफेक्टिवनेस पर अमाउंट में पर एवरी डे एक यूनिट में हम देखते हैं, जिसमें कि लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को हम कंसीडर करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जॉब रोटेशन simulation exercises. Job rotation is a kind of lateral transfer which allows employees to work at different jobs. It provides good exposure to various variety of tasks. Very nice, very बहुत अच्छा क्वेश्चन। जनरल मैनेजर आपको बना दिया, मान लीजिए किसी कंपनी HUL का या फिर नेस्ले का, आप एक बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाओगे, सेल्स डिपार्टमेंट में जाओगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जाओगे, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे, एक एक वीक समझोगे भाई काम कैसा चल रहा है। सिमुलेशन एक्सरसाइजेस आर लर्निंग टास्क ऑन द सेम इक्विपमेंट दैट वन एक्चुअली यूज ऑन द जॉब बट इन अ सिमुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट। गलत, इक्विपमेंट सेम नहीं होते, इक्विपमेंट सेम नहीं होते। तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट भी होते हैं ना, वो भी मतलब एक्चुअल नहीं होते। जैसे मान लीजिए आपको यू आर एन पायलट और आपको एरोप्लेन चलाना सिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे काफी सारे बटन्स होती है, तो वो एक्चुअली प्लेन आपको नहीं दी जाती सिखाने के लिए। एक्चुअली ऐसा नहीं कि ग्राउंड दे देंगे और आपको एक्चुअल एरोप्लेन दे देंगे, नहीं देते। वहां पे एक सिमुलेटेड मशीन होती है जिसमें कि उसी तरह का बटन होता है। तो ये अगर प्रेशर बढ़ाने का बटन है तो आप उसको दबाओगे तो एक्चुअली प्रेशर हवा का नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इक्विपमेंट इज नॉट द सेम, बट हाँ उसका डेमो बिल्कुल तैयार किया जाता है, सेम टू सेम डेमो on the same to same demo equipment is there but not same equipment. तो हमारा स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल एम्प्लॉयज अब्रॉड हु डू जॉब्स दैट द फर्म्स डोमेस्टिक एम्प्लॉयज प्रीवियसली डिड इन हाउस। क्या क्वेश्चन है,
Name, what is the name of concept in which organizations have local employers abroad who do jobs that the firm's domestic employees previously did in-house? Okay. तो organizations have local employers abroad who do jobs that the firm's domestic employees previously did in-house. Okay. Offshoring, ऑनशोरिंग, ऑफशोरिंग, इनशोरिंग या फिर आउटसोरिंग, ठीक है। तो अगर हम देखिए, ऑफशोरिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक्चुअली में जो ट्रांसफर करते हैं एक्टिविटीज को टू अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम वेयर द कंपनी रिसीविंग द सर्विसेज लोकेटेड, ठीक है। तो ऑफशोरिंग इज व्हेन अ कंपनी सेंड्स इन हाउस जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड इन अनदर कंट्री, सिंपल, इन हाउस जॉब, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें n नंबर ऑफ थिंग्स हैज टू बी डन, तो ये वाला जो काम करना है इसको हम अगर दूसरी कंट्री में करवा रहे हैं, तो ना कंपनी सेंड्स इन हाउस जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड इन अनदर कंट्री, इसको हम, ये वाला जो काम है इसे हम यूएस में करवाना चाहते हैं, तो ये ऑफशोरिंग होता है। तो इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल एम्प्लॉयर्स अब्रॉड हु डू जॉब्स एट द फर्म डोमेस्टिक प्रीवियसली डिड इन हाउस, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये हमें एक्चुअली कंफ्यूज कर रहा है। तो अगर लोकल एम्प्लॉयर्स अब्रॉड में यही वाला काम करेंगे तो ये ऑफशोरिंग होता है, ये तो हमें पता है। दिस वी कैन नो, राइट, कि ऑफशोरिंग मतलब क्या होता है कि अपनी कंपनी का काम किसी फॉरेन कंपनी में हो रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में। ऑफशोर मतलब क्या, कि हम दूसरे शोर में we are going to some offshoring, we are going to some other country to do our business, this is what is offshoring। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन को ब्रॉड किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल एम्प्लॉयर्स अब्रॉड हु डू जॉब्स दैट द फर्म्स डोमेस्टिक एम्प्लॉयज प्रीवियसली डिड इन हाउस, पहले ये वाला काम यहीं पर होता था, अब क्या हो रहा है, अब ये वाला काम यूएस में हो रहा है या किसी और कंट्री में हो रहा है। तो और वहाँ के जो लोकल एम्प्लॉयर्स है, यूएस के जो लोकल एम्प्लॉयर हैं, यूएस के जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयर बना दिए हैं, यूएस के लोकल लोगों को हमने एम्प्लॉयर बना दिया है ये वाला काम यूएस में करने के लिए। तो दैट इज व्हाट इज ऑफशोरिंग, ये तो क्लियर है ना। थोड़ा सा 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, ऑफशोरिंग क्या होता है, या फिर ऑनशोरिंग, इनशोरिंग, आउटशोरिंग, जो कुछ भी है ऑफशोरिंग एक बार पढ़िए कि ऑफशोरिंग मतलब क्या, कि अपना काम दूसरी कंट्री में कराना, इतना तो पता है। तो दूसरी कंट्री में हमने क्या किया, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयर बनाया, लोकल एम्प्लॉयर, और वो काम क्या होता था, पहले इन हाउस होता था, अब आउट हाउस होने लग गया, अब बाहर से होने लग गया। मान लीजिए आपकी कंपनी कुछ टिकट्स बनाती है और टिकट्स का प्रिंटिंग पहले इंडिया में कराती थी, अब क्या हुआ, टिकट्स की प्रिंटिंग यूएस से करवा के लाती है, टिकट की प्रिंटिंग यूएस से करवा के लाती है, एकदम हाई क्वालिटी टिकट की प्रिंटिंग। जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो यूएस में के तो ऑफशोरिंग काम आपका हो रहा है टिकट की प्रिंटिंग का, तो डिफरेंट वैरायटी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग, तो यूएस में कुछ लोग हैं जो आपका ये काम संभाल रहे हैं, दैट इज ऑफशोरिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, गिवन बिलो अदर टू स्टेटमेंट, सो फॉर सोशल लोविंग ग्रुपिंग ऑलरेडी करवाया हुआ है। सोशल लोविंग इज अ डिसफंक्शनल ड्यू टू प्रेशर टू कंफर्म एंड रिच कंसेंसस इन हाईली कोहेसिव ग्रुप्स एंड टीम, ओके, ठीक है। और ग्रुप थिंकिंग क्या होती है, occurs when member reduce their effort and performance level while acting in a group। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सोशल लूपिंग क्या होती है, सोशल लूपिंग इज रिंगलमैन इफेक्ट, मैंने आपको बताया था रिंगलमैन इफेक्ट, सोशल लूपिंग से ही क्वेश्चन आया है पहले और फिर रिपीट हो रहा है। सोशल लूपिंग इज रिंगलमैन इफेक्ट एंड सोशल लूपिंग इज अपोजिट ऑफ सिनर्जी। अपोजिट ऑफ सिनर्जी, सिनर्जी में क्या होता है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, दो लोग मिलकर के बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, और इसमें क्या होता है, सोशल लूपिंग में एक और एक और कम हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, दो लोग को साथ में बैठा दिया तो काम कुछ भी नहीं हुआ, दैट इज व्हाट इज सोशल लूपिंग। दिस इज डिसफंक्शनल ड्यू टू प्रेशर टू कंफर्म एंड रीच कंसेंसस इन अ हाईली कोहेसिव ग्रुप एंड टीम। ऐसा कुछ नहीं है, सोशल लूपिंग एक डिसफंक्शनल जरूर है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हाईली कोहेसिव ग्रुप और टीम्स होता है इसलिए डिसफंक्शनल हो जाता है। सोशल लूपिंग मतलब ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है, तो ड्यू टू प्रेशर टू कंफर्म एंड रिच कंसेंसस, दिस इज नॉट द रीजन। डिसफंक्शनल जरूर है पर ये रीजन गलत है, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाए, है ना।
बिकॉज ऑफ देयर नेचर, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग पीपल, क्या होता है वो लोग बातों में ही लग जाते हैं, वो लोग एक दूसरे को एनकरेज नहीं करते कि काम को कंप्लीट करते हैं, वो लोग दोनों एक दूसरे को डिस्करेज ही करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। दैट इज व्हाट इज सोशलिज्म। ग्रुप थिंक क्या होता है? रिड्यूस देयर एफर्ट एंड परफॉर्मेंस लेवल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ग्रुप थिंक मतलब कि ग्रुप जो सोच रही है, आप भले ही आपका आइडिया अलग हो, बट यू टेंड टू थिंक लाइक ग्रुप ओनली so as to conform with the group, you tend to think like group only। तो ये है ग्रुप थिंक कि आप अपना अलग थिंकिंग नहीं बताते, आप ग्रुप के साथ ही हो जाते हो। ये दोनों चीजें यहाँ पे गलत ही है, इसीलिए स्टेटमेंट हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, रेस्ट 30 क्वेश्चन वी विल बी सॉल्विंग टुमारो। देखिए, एक असर्शन है, एक रीजन है। असर्शन क्या है? यूनियंस कॉमनली नोन एज प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, बिल्कुल। नेवर टेक अप एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ये इतना कंफर्म आई विल नॉट कंफर्म, बट लेट्स आगे बढ़ते हैं। पैसेज या कुछ भी हो सकता है। यूनियंस आर एट क्रॉस रोड, दे आर ऑन डाइवर्जेंट पाथ, वन वंडर दे वुड लाइक टू मैप द न्यू पाथ अर्ली, they have to redefine their social responsibilities in relation to unemployed contract worker, they may like to explore ways for development of new leadership for new trade unionism appropriate for the global society in the years ahead। ठीक है, okay। The consolidation of worker forces attained in economic struggle will also have to serve as a lever in the hands of the class for the struggle against the political power of its exploiters। बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर बी तो बिल्कुल सही लग रहा है कि वर्कर्स कंसोलिडेट करते हैं ताकि जो इकोनॉमिक स्ट्रगल है उसमें भी वो मदद कर सके, और जो पॉलिटिकल पावर है जो एक्सप्लॉइट करते हैं उन लोगों को, उनके खिलाफ भी एक स्ट्रगल हो सके। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और यूनियन जो है ना, वो कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं टेकअप करते, उनका एक अलग ही पाथ होता है। One wondered they would like to map the new path early. They have to redefine their social responsibilities in relation to unemployed contract worker। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए वो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। दे मे लाइक टू एक्सप्लोर वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीडरशिप फॉर द न्यू ट्रेड यूनियनिज्म। ये ट्रेड यूनियन का यहाँ पे ना एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ट्रेड यूनियन जो होते हैं ना, वो कोई नया डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का अपना अलग रास्ता होता है। दे लाइक टू मैप द न्यू पाथ अर्ली, वो लोग अपना नया रास्ता बनाते हैं जिसमें कि जो अनएम्प्लॉयड और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बताते हैं भाई देखो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम्हारा ये राइट है। दे मे लाइक टू एक्सप्लोर वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीडरशिप फॉर द ग्लोबल सोसाइटी इन ईयर अहेड। ओके, तो ये दोनों चीजें तो ठीक है, सही है, बट दोनों कनेक्ट नहीं हो रही है एक्चुअली। यहाँ पे एक ट्रेड यूनियन का थिंकिंग दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ट्रेड यूनियन का जो फोर्सेस होते हैं ना, वो एक इकोनॉमिक स्ट्रगल का भी रूप ले लेते हैं। ठीक है, बोथ आर दी पॉइंट्स ऑफ ट्रेड यूनियन बट दे आर नॉट रिलेटेड, है ना, दोनों में कहीं से भी रिलेशन नहीं दिख रहा। तो हमारा यहाँ पे नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो रिलेटेड भी नहीं है, दोनों दो काम दिए हुए ट्रेड यूनियन के। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। Yeah, actually, so with this I'll be ending the session today. Rest 30 question we will be solving tomorrow. Okay? Yeah, so I'll be ending the session now and thank you all for your time.